नमस्कार। पीपी न्यूज़ लाइन में एक बार फिर आपका स्वागत है। जम्मू कश्मीर से जिस तरह से खबर आई थी कि सेना को वापस बुला लिया जाएगा, उसको लेके कल एक मीटिंग भी हुई है और उस मीटिंग में ये कहा गया कि फेस वाइज सेना जो है वापस बुला ली जाएगी। सेना की वापसी को लेके बहुत सी बातें सामने आई। देश के अंदर तो बहुत बातें हुई, इस पे बड़ी चर्चा हुई, लेकिन पाकिस्तान में बहुत बड़ी चर्चा का ये केंद्र बना रहा। जब सेना गई थी तब भी पाकिस्तान में चर्चा थी कि कश्मीर में सेना चली गई है, वहाँ सारी सेना फैली हुई है, सेना के दहशत से सब कुछ ख़त्म हो गया है, सेना वहाँ सब कुछ कर रही है। अब सेना वापस आ रही है तो भी पाकिस्तान के अंदर ये चर्चा है कि कश्मीर से सेना वापस आ रही है, क्यों वापस आ रही है। लेकिन सेना का कश्मीर से इस तरह से वापस बुलाना क्या सही बात है? इस पे हमने आप कल भी चर्चा की थी। चूँकि कल एक मीटिंग हुई है और मीटिंग के बाद जो रिजल्ट सामने आया है उस पर चर्चा करना बहुत ज़रूरी है। आज भी हमारे साथ है कर्नल वी.के. साई जी। साई साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। साई साहब, जिस तरह से सेना के लिए मुझे कहा जा रहा है, कल मीटिंग हुई है, अभी फैसला नहीं पूरी तरह हो पाया, लेकिन इस मीटिंग में यही हुआ कि फेस वाइज को वापस बुला लिया जाएगा। फेस वाइज क्या, कौन सा फेस, किस तरह से बुलाया जाएगा? क्या सेना का कश्मीर से वापस बुलाना उचित है? आदर्श जी, पहले तो ये समझना आवश्यक है कि सेना को आर्मी एज सच बिल्कुल शौक नहीं है काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस करने का। बिल्कुल पसंद नहीं करते वो अपने देशवासियों के साथ हथियार उठाना और जंग करना। तो एक ये लास्ट प्रायोरिटी है। जब सिविल उसको एडमिनिस्ट्रेशन काबू ना कर सके तो सेना उसमें शामिल हो जाए। 47 ऑनवर्ड्स जब स्टेट फोर्सेस ने उड़ी पर कव्वालियों को रोकना शुरू किया था और उनका एयरपोर्ट पर पहुंचना था ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह के ऑपरेशन से लेकर, जिन्होंने 3 दिन हमलावरों को रोक कर रखा और भारतीय सेना यहाँ आई, तब से लेकर आज तक भारतीय सेना का यहाँ पर कोई ना कोई पर्पस भी रहा। बार बार रिक्वायरमेंट्स भी पड़ी, रिक्वायरमेंट्स पीस में भी पड़ी। फ्लड आ गए, मदद करिए, भूचाल आ गए, मदद करिए। काउंटर इंसर्जेंसी में भी पड़ी। 65 का युद्ध हुआ, 71 का युद्ध हुआ, उसके बाद करगिल हुआ, सियाचिन हुआ। तो फौज का कुछ ना कुछ बड़ा रोल J&K में चलता रहा है। और पोस्ट इंडिपेंडेंस मेरे ख्याल में जितनी शहादत J&K की रख रखाव में, सिक्योरिटी में, J&K की इंटरनल सिक्योरिटी में, J&K की प्रोटेक्शन में जितनी शहादत सेना की हुई है, ऐसी मेरे ख्याल देश के किसी और बड़े भाग में नहीं हुई, बड़े बड़े युद्ध में भी नहीं हुई। इस सब को देखते हुए एक सम स्टेज सेना को काउंटर इंसर्जेंसी पर कंट्रोल हो जाने के बाद थिन आउट करना समझ में आता है। अब सेना आप किसको कहते हैं, ये ब्रॉड टर्म में जो लीडर्स यूज़ करते हैं भड़काऊ भाषा में, फौज आ गई जी, फौज आ गई, तो सारी फौज आर्मी है। सारी फौज आर्मी नहीं है। जैसा मैडम महबूबा और उनकी बेटी किसी ज़माने में जब ये नया नया 370 हटा था, कहती हर गली में आर्मी खड़ी है। किसी गली में आर्मी नहीं खड़ी थी। गलियों में आर्मी का कोई इन्वॉल्वमेंट ही नहीं था। वो CRPF के जवान थे, वो और सिक्योरिटी फोर्सेस के या सेंट्रल फोर्सेस के जवान थे। फौज कभी गलियों में नहीं गई, पर हर घर के आगे आर्मी मैन खड़ा है, ऐसा कुछ नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ, आज भी नहीं हो रहा। आर्मी के इतने नाके, आर्मी के नाके बहुत कहीं बाहर शहर से दूर लगते हैं, वो भी
मिलिटेंट्स की या टेररिस्ट की रिपोर्ट मिलने पर किसी स्पेसिफिक टास्क के लिए, इन्फिल्ट्रेशन रोकने के लिए। तो ये सब एक भड़काऊ बातें हैं। सेना का एक स्पेशलाइज्ड रोल रहता है जो वो काम करते हैं, और आर्म फोर्स स्पेशल पावर्स एक्ट के नीचे काम करते हैं। तो ये कहना कि ये कैंट में क्यों रह रहे हैं, अभी कैंट में फौज नहीं रहेगी तो कौन रहेगा। ये जब बने थे कैंट महाराजा रंजीत सिंह साहब के टाइम पर या महाराजा प्रताप सिंह जी के टाइम पर, तो फौज के लिए ही बने थे। जम्मू कैंट है, सतवारी कैंट है, वो अलग अलग बटमालू में या टट्टू ग्राउंड में या बदामी बाग में, ये सब कैंट फौज के लिए बने थे। फौज रहेगी 47 से पहले भी रहती थी, उसके बाद भी रहती है, और आने वाले समय में भी रहेगी। हो सकता है टू फ्रंट वॉर को देखते हुए हमें और कैंटोनमेंट्स LAC, LOC और इंटरनेशनल बॉर्डर के पास खड़े करने पड़े, ताकि टू फ्रंट वॉर की हालत में ये इमीडिएटली मोबिलाइज होकर बॉर्डर पकड़ सकें। इस बात का और काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस का कोई संबंध नहीं है। देश की रक्षा फौज का करना काम है, और वो करेंगे, और उस कामयाबी से करेंगे कि वो देश को सुरक्षित रख सकें। लेकिन कर्नल साहब, इसमें सरकार की मंशा क्या है? दो चीज़ें सामने है। यहाँ तो चुनावों की बात हो रही है कि वो दिखाना चाहते हैं वहाँ पे आर्मी को हमने वापस बुला लिया है। दूसरा कि जैसे दावा करते हैं शांति है, लेकिन उसको लेके हम अभी भी कहते हैं हर दूसरे तीसरे दिन कहीं ना कहीं, अब श्रीनगर शहर को छोड़िए ना, श्रीनगर शहर के बाहर दूसरी जगह पे कहीं ना कहीं एनकाउंटर हो रहे हैं, मारे जा रहे हैं वो, और बहुत से पकड़े भी जा रहे हैं। यहाँ कोई इस पर इंटरनेशनल दबाव है कि हमें जो आर्मी जो है कश्मीर में कम करनी है? आदर्श जी, आज के दिन मैं एज ए फौजी देखता हूँ कि मिलिटेंसी या इंसर्जेंसी ये कंट्रोल्ड है, ये कंटेन्ड है। आज भी स्लीपर सेल्स हैं, आज भी छुटपुट इन्फिल्ट्रेशन को रूल आउट नहीं किया जा सकता। तो ये कहना कि मिलिटेंसी ख़त्म हो गई जी, अब आप चले जाइए, ये गलत होगा। ये कहना कि मिलिटेंसी ख़त्म नहीं हुई भी गलत होगा, क्योंकि बहुत तरक्की हुई है। जिस तरह से इस बार टूरिज़्म पनपा है, जिस तरह इस बार स्कूल, कॉलेजेस, ऑफिसेज, बाज़ार बंद करने की नौबत नहीं आई। इस बार याद करना मुश्किल है कि कौन से जुम्मे में कितने साल पहले पत्थर चले थे, कौन सा बैंक लूटा गया, किस पुलिस स्टेशन से हथियार छीने गए। ये सब अब नहीं हो रहा है। मिलिटेंसी कंट्रोल्ड है, मिलिटेंसी कंटेन्ड है, उसको प्रेशर में, दबाव में छुपे हुए हैं। बहुत से मौत के घाट उतार कर और हुरों के पास भेज दिए गए हैं। बहुत से बॉर्डर क्रॉस करके जहाँ उन्होंने ट्रेनिंग पाई थी पाकिस्तान, वहाँ चले गए हैं। क्या वो लौट नहीं सकते? तो इसलिए ये कहना कि पूरी तरह समाप्त हो गई है, ऐसा नहीं है। कंट्रोल्ड है, कंटेन्ड है, और उसको कंट्रोल्ड और कंटेन्ड तब तक रखना है जब तक कि इनको ये फ्यूटिलिटी नज़र आने लगे कि अब हथियार उठाने का या इस तरफ जाने का फ़ायदा नहीं है। कुछ नहीं कमाया हमने, इतनी हज़ार जानें गंवाकर, और 20-25 साल 30 साल हमने आग लगा कर रखी कश्मीर में, गुर्बत आ गई, टूरिज़्म बंद हो गया, मिला कुछ भी नहीं। ये फ्यूटिलिटी जब एक कॉमन मैन के दिमाग में आ जाएगी, तब मिलिटेंसी को कहेंगे कि हम पूरी तरह ख़त्म हो गया। इस वक्त कर्नल साहब जो हालात हैं बने हुए पाकिस्तान के अंदर, हम बात करें POJ की बात करें, वहाँ पे बगावत है, वहाँ के लोग जो है वो भारत के साथ मिलना चाहते हैं, कश्मीर के साथ में आना चाहते हैं। यहाँ तक कि पाकिस्तान का सवाल है, वहाँ भी ये एक शोर उठा हुआ है कि अगर जीना है तो यहाँ से भाग जाओ। हालात ख़राब है, कंगाली की हालात है, और इन हालातों के बीच में पाकिस्तान कोई भी कदम उठा सकता है अपने लोगों को शांत करने के लिए, चाहे वो POJ का बहाना हो,
चाहे पाकिस्तान का अपना हो, कुछ भी कर सकता है। तो इन हालातों में कश्मीर के अंदर सेना की ज़्यादा ज़रूरत है, ना कि विड्रॉल की, यहाँ तक मेरा ख्याल है। आप क्या कहते हैं? सही कह रहे हैं आदर्श जी। इसीलिए मैंने कहा कि बॉर्डर से तो फौज को कम करने का मकसद नहीं होता, सिर्फ रिक्वायरमेंट शायद ऐसी हो कि हमें बॉर्डर्स को और स्ट्रेंथन करना पड़े, और जिसको करने के लिए हमें बॉर्डर से कुछ हटकर और कैंटोनमेंट्स कुछ ना कुछ समय बाद बनाने ही पड़ेंगे। वो बेशक उनकी हार्ड पीस या सॉफ्ट बॉर्डर लोकेशंस होंगी, जहां वो बैरक्स में रहकर ट्रेनिंग करेंगे, जंग की तैयारी करेंगे, और ज़रूरत पड़ने पर बॉर्डर में जाकर बीफ अप कर देंगे बॉर्डर का इलाका और युद्ध में शामिल हो जाएंगे। ऐसी आवश्यकता हो सकती है। अब जो यहाँ पर फौज की गिनती करते हैं लोग 1.3 करोड़ या कुछ, अब उसमें 80 लाख तो वैसे ही बॉर्डर पर हैं, 15-20 लाख वो लोग हैं कोई हाई एल्टीट्यूड से -30 डिग्री टेम्परेचर से वापस आता है, उन्हें रेस्ट चाहिए, रिकूप चाहिए, थोड़ा रिलीफ चाहिए, तो वो आते जाते रहेंगे, बदली करते रहेंगे। एक्टिवली इन्वॉल्व तकरीबन 20-25 हज़ार लोग नहीं हैं। कुछ लोग कैंटोनमेंट्स में हैं, डिफरेंट रोल है उनका, डिफरेंट काम है उनका, वो काउंटर इंसर्जेंसी में शमूलियत नहीं है उनकी, शामिल नहीं है। अब ये चाहते क्या है पॉलिटिकल लीडर्स? ये तो वाहियात सी बात है ना कि आप कैंट खाली कर दो जी, चले जाओ, कैंट गवर्नमेंट लैंड पर है। कैंट दुनिया भर में गवर्नमेंट लैंड पर ही होते हैं। अगर और कैंट बनेंगे तो गवर्नमेंट लैंड पर ही बनेंगे। वो मैं प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं देगा उनको कोई कैंट बसाने के लिए। गवर्नमेंट लैंड का पर्पस गवर्नमेंट यूटिलिटी होता है, और फौज और कैंटोनमेंट्स गवर्नमेंट यूटिलिटी है। वैसा ही कि जैसे बाकी गवर्नमेंट के महकमे हैं, इरिगेशन डिपार्टमेंट का दफ्तर भी गवर्नमेंट लैंड पर है, गवर्नमेंट स्कूल्स, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, सेक्रेटेरिएट, ये सब गवर्नमेंट लैंड पर बनते हैं। बेकार की बात है, वो उस पर तवज्जो नहीं देनी चाहिए। अब सवाल आता है कि अगर हमने इन्हें फेज आउट करना है, जैसा कि कल की मीटिंग में कहा कि शायद फैसला नहीं लिया है पर इनको फेज आउट कर रहे हैं। फेज आउट करने के अलग अलग प्रोसीजर होते हैं, और अलग अलग हालात में अलग अलग प्रोसीजर्स का इस्तेमाल किया जाता है। एक एरिया में शांति है, आप उसमें से ट्रुप्स निकाल लीजिए। ये तजुर्बा ईस्टर्न थिएटर में किया गया, नागालैंड से, जहाँ कहा कि भी यहाँ कुछ भी तो नहीं हो रहा, कोई वारदात नहीं हो रही, फौज निकाल लो। तो आपकी खाली की हुई जगह और बैरक्स में नागालैंड की जो एक अपनी इंडिपेंडेंसी ट्रुप्स बनाकर आर्मी बनाई हुई है, उन्होंने वहाँ कब्जा कर लिया। पिछले ही महीने की रिपोर्ट है कि उन्होंने ऑब्जेक्ट किया कि हमारी पेट्रोल वहाँ कहाँ गई, उनको रोक लिया, उनको डिटेन करके रखा कि यहाँ तो अब नागा फौज आ गई है। तो इस तरह से हम किसी भी इलाके को जब खाली करेंगे तो वो एक सेफ हेवन बन जाएगा कि यहाँ से आदमी विड्रॉ कर गई, अब यहाँ पर दहशतगर्दों का राज होगा। तो इस तरह की गलती हमें हरगिज़ नहीं करनी चाहिए। किसी भी एरिया को टोटली डिन्यूटेड नहीं कर देना चाहिए कि यहाँ फौज होगी ही नहीं। दूसरा तरीका होता है कि आज जब हमारे कॉर्डन एंसर जाते हैं, पेट्रोलिंग पार्टीज जाती हैं, हिफाजती दस्ते जाते हैं, एम्बुशेस जाते हैं, नाके जाते हैं, तो उनका कंपोजिशन ऐसा होता है कि अगर 10 लोग जाने हैं तो उसमें 5 राष्ट्रीय राइफल्स के या किसी और फौजी महकमे के, 3 या 4 CRPF के, 1 या 2 पुलिस का। अब इनमें अगर आप फौजियों की तादाद कम कर दें, 5 की जगह 4 कर दें, 3 कर दें, और जिन्होंने बाद में पुलिस का काम है उन्होंने संभालना है, उनकी गिनती बढ़ाते जाएं, तो वो भी एक फेज्ड रिडक्शन हो गया आर्मी का, कि जहाँ 10 में 7 थे वहाँ 6 रह गए, 5 रह गए, 3 रह गए, 2 रह गए, और किसी स्टेज पे कहें कि इस इलाके में
आर्मी की इन दस्तों में जाने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी वो मौजूद हैं किसी भी इमरजेंसी या किसी भी इवेंचुअलिटी से निपटने के लिए। एक वक्त ऐसा भी आएगा कि लगेगा कि अब इनकी आवश्यकता नहीं है, अब सिविल फोर्सेस जो कि इनको कंट्रोल नहीं कर पाए थे और हमें बुलाया गया था, अब इनको कंट्रोल कर पाएंगे और आर्मी की आवश्यकता नहीं है। उनको वापस बैक टू बैरक्स या बैक टू अदर कैंटोनमेंट्स इन द नेशन या अदर डिप्लॉयमेंट्स ऑन अदर बॉर्डर्स में रिलीफ के लिए नॉर्मल सर्कुलेशन में ले जाया जा सकता है। तो ये एक तरीका है जो मुनासिब है, जो कि करना चाहिए, बजाय इसके कि आप किसी भी इलाके को एकदम लेस आर्मी कर दीजिए। तो ये मेरे ख्याल में हमारे स्ट्रेटेजिस्ट आजकल जितने भी हैं, आर्मी कमांडर बहुत यंगर है मेरे से, पर अपने अपने काम में निपुण हैं, काबिल हैं, समझदार हैं और इन टच हैं आज की काउंटर इंसर्जेंसी ट्रेंड से, इलाके से। और मैं समझता हूँ अगर उनकी सही सलाह लेकर सरकार फैसला लेती है तो वो मुनासिब फैसला होगा जिसमें कि हमारी सिक्योरिटी कंप्रोमाइज़ ना हो सके। बिल्कुल सही कहा कर्नल साहब, लेकिन एक बात तो हमें मानना पड़ेगी कि कश्मीर के अंदर इस वक्त अगर अमन शांति है तो ये कोई पॉलिटिकल टॉक से नहीं है, ये कोई हृदय परिवर्तन नहीं है, ये सेना है जिन्होंने इतने जो खूंखार आतंकवादी उनको मारा है, जिन्होंने इतने आतंकवादियों को पकड़ा है और उनको बता दिया है कि अगर कश्मीर के अंदर आप कोई भी गलत काम करोगे तो आपका वही हशर होगा जो इससे पहले लोग पुराने जो मिलिटेंट है उनका हो रहा है। इसी एक डर की वजह से ही वहाँ पे शांति है। अगर यही एक चीज़ हम बाहर ले आएंगे, यही उनका डर हम बाहर ले आएंगे, पुलिस के साथ ठीक है हमारी पुलिस और जो अर्धसैनिक वाला है वो भी सक्षम है, लेकिन जो सेना का डर जो उनके दिलो दिमाग में बैठा हुआ है वो एक बहुत बड़ी वजह है कि वहाँ पे मिलिटेंसी कम हुई है। आदर्श जी, इसको कुछ लोग इलेक्शन से जोड़कर भी सोचते रहे हैं कि क्या ये ऐसा तो नहीं है कि सरकार के ये फैसले कोई पॉलिटिकल रिकमेंडेशन पर हो रहे हों कि जी हम आर्मी हटा देंगे, क्योंकि कुछ लोकल लीडरान कश्मीर के चाहते हैं कि आर्मी के फुट मार्क्स या फुटप्रिंट्स कम कर दिए जाएं। मैं ये सलाह अपने अनुभव से, और 80 साल उम्र है मेरी, आधा जीवन फौज में कटा है और पूरा जीवन जिनके में कटा है, पर फौज की ड्यूटी में और जगह जाता रहा। तो इस बात को मैं बताना चाहता हूँ कि ये अगर किसी पॉलिटिकल रिकमेंडेशन पर कर रहे हैं तो ये बड़ी भारी गलतफहमी होगी। वो लोग जो फौज को हटा देना चाहते हैं देश के हितैषी नहीं हैं, और वो लोग अगर आप उनको अपीजमेंट भी करेंगे, खुश भी करेंगे, फौज उनके कहने से या उनको खुश करने के लिए हटा देंगे, उसके बाद भी इलेक्शन में कोई आपका भला करने वाले नहीं हैं, वो वही करेंगे जो उन्होंने करना था। कर्नल साहब ये बयान देते हैं कि फौज घटाओ, अंदर से ये भी नहीं चाहते फौज हटे। जितने सुरक्षित जब फौज के सामने है या अब फौज के बगैर असुरक्षित है, ये खुद भी नहीं चाहते, लेकिन जब बयानबाजी सिर्फ दिखावा है इनका। आदर्श जी, मैं तो खुलेआम कहता हूँ कि जिसको फौज हटाने का शौक है, यार सबसे पहले अपने घर से तो हटा दो। अपने गार्ड को बोलो आप ब्लैक कमांडो के साथ आप चल रहे हो और कहते हो फौज हटा दो। अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में तो आज़ाद घूमो, वहाँ भी आपको कमांडोज चाहिए, 4 गाड़ी भी चाहिए, कमांडोज आगे भी चाहिए, पीछे भी चाहिए, घर में भी गार्ड चाहिए। खुद सुरक्षित नहीं है और खुद इतनी हिम्मत नहीं जुटा पाते, निकलो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में, अकेले मिलो, जाकर लोगों को घरों में मिलो, पब्लिक मीटिंग्स करो और एक भरोसा बने वैली में, हर गांव में, हर कस्बे में कि अब कोई हमें ख़तरा नहीं है। अगर आप सुरक्षित महसूस नहीं करते तो किस मुँह से कहते हो कि फ़ौजों को हटा दो। तो ये अगर पॉलिटिकल डिसीज़न है, प्रेशर में है, तो भी मुनासिब नहीं है, और बहुत बुरा होगा अगर इस प्रेशर को कम कर दिया, एक बार मिलिटेंसी फिर बढ़ गई और वो ऑल आउट ऑपरेशन जिसमें कई जांबाज
फौजियों ने प्राण की आहुति लगाई। वो ऑल आउट ऑपरेशन में जिसमें बहुत से फौजी जख्मी हुए, बहुत से फौजी बच्चे अनाथ हुए, फौज की वीर नारियां बिल्कुल, विधवा हो गईं, उन सब के लिए ये एक बहुत बड़ी ज़्यादती होगी और बड़ा निरादर होगा उनकी कुर्बानियों का कि अगर आप साल बाद बोलें कि जी ये तो फुल हालत ख़राब हो गए हैं, पहले ऑल आउट किया था, अभी एक डबल ऑल आउट करने के लिए या ऑल आउट फेज़ 2 करने के लिए आप फिर वापस आ जाइए और हम फिर आहुतियाँ देंगे और फौजी प्राणियों की। तो वो तो एक बड़ा गंदा सीन होगा। एक स्टेज ऐसी आ जाएगी कि शायद पूरा देश उसको बर्दाश्त नहीं करेगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि सरकार इस पर ज़रूर देखेगी और जो मीटिंग हुई है उसका क्या रिजल्ट जो आया है, उसके बाद फिर जो मीटिंग होगी इन बातों का कम से कम जो डिफेंस के जो रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं जिन्होंने सब देखा है, सब झेला है, उनके एक्सपीरियंस को सामने रखते हुए इनके ऊपर गौर करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।